नमस्कार दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 जिस दिन टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पे निकल जाता है। दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक जो कि अपने ज़माने में सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज़ों में से एक था। इस जहाज़ का जो पहला सफ़र था वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक था, जो कि अटलांटिक ओशन में से होके जा रहा था, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद थे। इस जहाज़ में बड़े बड़े एक्ट्रेस से लेकर बिजनेसमैन लोग बैठे हुए थे, जो कि अमेरिका जा रहे थे एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में। इस जहाज़ में जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी गाइस, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जिसको इकोनॉमी के हिसाब से आज के ज़माने से देखा जाए तो वो होता है $400 मिलियन। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम था वाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसके वाइस प्रेसिडेंट पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये क्लेम करते हैं कि ये जहाज़ पूरी तरीके से अनसिंकेबल है, ये कभी पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन सफ़र के ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलती है कि सामने बहुत ही बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं। तो ये आइस वार्निंग सुनने के बाद टाइटैनिक बहुत सेफली आइसबर्ग की बगल से निकल जाता है। दोस्तों, वो सेफली उस आइसबर्ग की बगल से निकल तो जाते हैं, पर अपनी स्पीड स्लो नहीं करते। 14 अप्रैल 1912 उन्हें 7 और आइस वार्निंग मिलती है, पर शिप के कैप्टन और उनकी टीम उस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जहाज़ को फुल स्पीड पर लेके जाते हैं। उस दिन चांद नहीं निकला हुआ था, जिस वजह से सामने कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, और ठंडी हवाओं की वजह से देखने पर भी आंखों से पानी आ रहा था, तो बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था। समय था 11:39। फ्रेडरिक नाम का एक बंदा जो कि क्रॉस नेस्ट पे बैठा हुआ था, जिसे सडनली सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग नज़र आता है, जो कि काफ़ी पास आ चुका था। उनके पास समय बहुत कम था। वो तुरंत अपने टीम को बोलते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट साइड मोड़ दो, पर अनफॉर्चुनेटली 11:40 पे जहाज़ उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाता है। वो करीबन 10 सेकंड तक उससे रगड़ाता रहता है। दोस्तों, वो आइसबर्ग इतना बड़ा था कि उसमें एक फुटबॉल स्टेडियम भी समा सकता था, जिसके वजह से टाइटैनिक को बहुत चोट पहुंचती है। उसके निचले हिस्से में बहुत सारे छेद भी हो जाते हैं, जिसके वजह से टाइटैनिक में पानी भरने लगता है। टकराव के 20 मिनट बाद ठीक 12 बजे कैप्टन ऑर्डर करते हैं अपने टीम को कि तुरंत सिग्नल भेजो, जिससे आसपास जो भी शिप होगा वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा। तो रेडियो ऑपरेटर लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजता रहता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर वो सिग्नल भेजता रहता है, कोई तो जहाज़ होगा जो सुन ले हमारे सिग्नल को। ठीक 20 मिनट सिग्नल भेजने के बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया नाम का एक जहाज़, जो कि टाइटैनिक के काफ़ी करीब था, उसे टाइटैनिक का सिग्नल मिल जाता है। पर वो जहाज़ टाइटैनिक से 100 किलोमीटर दूरी पर था। अगर वो अपने फुल स्पीड पर भी आता तो भी उसे 3.5 घंटे लग जाते टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए। क्या 3.5 घंटे टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा? बात करें शिप पर मौजूद लोगों की, तो कुछ लोग फ्लैर जला रहे थे कि आसपास जो भी शिप हो वो उनकी मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरएमएस कारपेथिया के अलावा किसी जहाज़ से कोई सिग्नल नहीं आता। तो कैप्टन ऐलान कर देते हैं कि लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाए। एक एक करके पैसेंजर्स लाइफ बोट पे बैठने लगते हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है। टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट थे, जिसमें कुल 1200 लोग ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज़ में अप्रोक्स 2200 से लेकर 2300 लोग मौजूद थे। सब यहाँ से वहाँ हड़बड़ा कर भाग रहे थे। कुछ लोग ने तो ये मान लिया था कि उनकी मौत तो पक्की है, और वो अपनी आखिरी लम्हों को अच्छे से जी रहे थे। धीरे धीरे जहाज़ टिल्ट होने लगा और बीच से ही टूट गया, और वो जहाज़ पूरी तरह से पानी में डूब गया, और बाकी के बचे हुए 1000 से भी ज़्यादा लोग उस जहाज़ के साथ पानी में डूब जाते हैं। उनमें से जिन्हें तैरना भी आता था वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। अगर वो तैरकर खुद को बचा भी लेते तो भी हाइपोथर्मिया की वजह से मारे जाते। दोस्तों, आरएमएस कारपेथिया वहाँ पर पहुँचता है 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच, करीब 1 घंटा लेट। तब तक टाइटैनिक का नामो निशान मिट चुका था और डेड बॉडी पानी पर फ्लोट कर रही थी, और जो लोग लाइफ बोट में बैठे हुए थे
उन्हें सेफली बचा लिया गया। दोस्तों, इस जहाज़ के डूबने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और इन्वेस्टिगेशंस भी हुए और मीडिया में हर जगह ये बात फैल गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि वहाँ एक और जहाज़ मौजूद था जो कि उनकी जान बचा सकता था। दोस्तों, वो जहाज़ 37 किलोमीटर ही दूर था टाइटैनिक के, जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन। दरअसल टाइटैनिक को जो लास्ट आइस वार्निंग मिली थी वो इसी जहाज़ से मिली थी, पर उस जहाज़ के रेडियो ऑपरेटर ने टाइटैनिक के टकराने से पहले ही अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि उस जहाज़ के कैप्टन का ऑर्डर था कि आगे बहुत आइसबर्ग्स हैं और अंधेरा भी है, तो एक काम करते हैं, रात भर जहाज़ को इधर ही रोक देते हैं, हम आगे का सफ़र सुबह तय करेंगे। दोस्तों, उस शिप पर मौजूद लोगों को फ्लैर्स भी दिखी थी आसमान में, पर उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक में तो अमीर लोग बैठते हैं, तो वो पार्टी कर रहे होंगे। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि उस जहाज़ में सफिशिएंट लाइफ बोट नहीं मौजूद थे, क्योंकि जिस कंपनी ने उसे बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज़ तो कभी डूबेगा ही नहीं, तो लाइफ बोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक और गलती सामने आई जो कि उस जहाज़ के ऑपरेटर रॉबर्ट हिचेंस से हुई थी। दरअसल दोस्तों, ऊपर से जो मैसेज आया था उन्हें सुनने के बाद समय काफ़ी कम बचा था। रॉबर्ट हिचेंस ने पैनिक में आकर जहाज़ को राइट मोड़ने के लिए बोल दिया, जो कि वही डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन में आइसबर्ग था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई कि जिस कंपनी ने उस जहाज़ को बनाया था उस कंपनी के चेयरमैन ने कैप्टन स्मिथ के ऊपर एक प्रेशर बनाया हुआ था कि इस जहाज़ के सफ़र को सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है, ताकि लोगों की नज़र में ये बात भी सामने आ जाए कि ये जहाज़ दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस होने के साथ साथ सबसे तेज़ जहाज़ भी है। दोस्तों, यही सारे रीजंस थे कि टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूब गया और कई सारे मासूमों की जान चली गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।